अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। रमज़ान का महीना ख़त्म होने को है। अगरचे मामलात में रमज़ान के महीने में बेहतरी आती ही है और पहले से बेहतर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें हम इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर बेहतरी के मुंतज़िर हैं। और इन मामलात में जो है वो एक तरफ तो हमारी जो है वो सियासी तकसीम है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो माहौल है, पोलराइजेशन जिस तरह से हमारे माशरे के अंदर जो है वो पाई जाती है, और सिर्फ माशरे के अंदर नहीं, ये तो घरों की हद तक जो है ये पोलराइजेशन मौजूद है, सियासी भी और दीगर भी लिहाज से भी जो है। तो एक तो ये बड़ा इशू है जिसकी वजह से हम बहैसियत कौम जो हमें इत्तफाक और इत्तेहाद होना चाहिए वो मौजूद नहीं है। दूसरा फिर महंगाई का मसला जो है वो बड़ा है। आम आदमी के अंदर इस वजह से मायूसी भी फैल रही है। रियासत के लिए मौशी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और जो कोई बेहतरी की उम्मीद वो नजर आनी चाहिए या सिमत नजर आनी चाहिए, वो सिमत ऐसा लगता है कि हमारे पास अभी मौजूद नहीं है या वो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रही। फिर इसके अलावा हमारी रियासत के हवाले से बहस चल रही है कि रियासत का किरदार अफराद की जिंदगी के अंदर क्या होना चाहिए, इस्लाम का फलाही रियासत का तस्वुर क्या तस्वुर है, और उसमें अवाम और जो हुक्मरान हैं उनका ताल्लुक किस नौइयत का होता है। ये भी एक ऐसा इशू है जिस पर बात कम होती है लेकिन होनी चाहिए। बहरहाल ये जो तमाम के तमाम मामलात हैं, इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं हमारी सियासत, मुआशरत और हमारे मजहब के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, और ये इनफरादी सतह पर भी है और इज्तिमाई सतह पर भी है। तो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इन मामलात पर हम बात कर सकें और इन मामलात पर कोई रहनुमाई ले सकें। मेरे साथ कुछ बड़ी मोहतरम शख्सियात आज की इस बहस में इन इश्यूज पर बात करने के लिए मौजूद है। मैं तारुफ करा देता हूँ, मौलाना अमीन शहीदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमीन शहीदी साहब। ऐनुल हक बगदादी साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मौलाना सैयद अब्दुल कबीर आज़ाद साहब भी जो है वो चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी, वो भी हमें आज की इस बहस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं अमीन शहीदी साहब आपसे इस बहस का आगाज करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है सबसे पहले इस तकसीम की बात कर ली जाए जो इस वक्त देखी जा रही है। थोड़ी हमारी रहनुमाई फरमाइए, ये सियासी तकसीम हो जो है वो माशरती तकसीम के अंदर बदलती जा रही है, क्या रहनुमाई होनी चाहिए, क्या रहनुमा असूल होने चाहिए हमारे जब हम अपनी सियासत को सामने रखते हैं और फिर इस तकसीम को सामने देखते हैं? क्या वाकई ये बहुत गैर मामूली है? आपको इसकी वजह क्या नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौजू बड़ा अहम है, इस हवाले से भी ज़्यादा अहम है कि हमें मिनहज से कौम समझने की ज़रूरत है कि एक कौम को कौम बनने के लिए किन बुनियादी तरीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात अक़वाम नज़रियात की बुनियाद पर कायम होती हैं और खड़ी होती हैं, बाज़ औक़ात अक़वाम लिसानियत और जोग्राफियायत की बुनियाद पर, यानी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जंजीर, कोई ऐसी कदर मुश्तरक किसी कौम के दरमियान ऐसी होनी चाहिए जो उस कौम के तमाम अफराद को और तमाम कबाइल को, तमाम इलाकों को आपस में जोड़ कर रख सके। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम और पाकिस्तान के मारज़ वजूद में आने के बाद हमें जो बात सुनाई गई वो ये थी कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है और इस्लाम ही पाकिस्तान को जोड़ कर रखने का ज़ामिन है। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो इस 70-72 साल के अरसे में इस्लाम तो खैर कहीं पर नजर नहीं आया, लेकिन इस्लाम बिका बहुत ज्यादा। तरह से अगर हम दूसरी तरफ देखें पाकिस्तानियत, अगर आप किसी और मुल्क में चले जाएं तो हिजाज की सरजमीन में जाएं तो वो अपने आप को सऊदी कहलवाते हैं उस जोग्राफिया की वजह से। ईरानियों में चले जाएं आप तो आपको वहां पर ईरानियत नजर आती है एक जोग्राफी शनाख्त की वजह से। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियत नजर नहीं आती, सिंधियत नजर आती है, पख्तूनियत नजर आती है, पंजाबियत नजर आती है, बलोचियत नजर आती है, लेकिन वो जो चीज जिसको हम पाकिस्तानियत कहते हैं वो नजर नहीं आती। जब वो जो हमें जोड़कर रखने वाली चीजें हैं, वो उसूल हैं, वो मबानी हैं, वो जड़ें हैं, वो जंजीरें हैं, वो अगर मजबूत ना हो
تو نتیجتاً قوم تو بکھرے گی. پھر جب اس مگر ابھی تقسیم کے تحت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر انصافیت نظر آتی ہے, مسلم لیگ نونیت نظر آتی ہے, پیپلز پارٹیت نظر آتی ہے. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. لیکن جی اس سے آگے ہم کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں نہیں, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر ہمیں جوڑنے والی چیز کامن ہو, ایسی ہو جس کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان دے سکیں, ہم ہر چیز قربان کرنے پر تیار ہو سکیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعی قوم ہیں. لیکن جب آپ کے ہاں مسلکی اختلافات کی وجہ سے ہو یا سیاسی اختلافات کی وجہ سے آپ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے بہت بڑا بیل مار دینے پر تیار ہو جائیں تو پھر یہ قومیت نہیں ہے, یہ قوم کا درد نہیں ہے, بلکہ یہ سیدھا سادہ مفاد پرستی ہے اور اپنے لیے ساری قوم کو آگ میں جھونکنا ہے. اس وقت جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے, اس صورتحال کی جو وجوہات ہیں ان میں بنیادی ترین وجہ یہی ہے. اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش پاکستان سے کٹ گیا تو کیوں؟ چھوٹے چھوٹے مفادات نے کاٹا ہے نا, ان مفادات نے جس کی وجہ سے آپ نے اتنے بڑے پاکستان کو دو ٹکڑوں میں دیکھنا منظور کر لیا, لیکن ان مفادات سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوئے تو ملک ٹوٹ گیا. یہی صورتحال آج بھی ہے. اگر کوئی سیاسی پارٹی یا فرض کریں کوئی مذہب مسلکی پارٹی اگر اپنے مفادات کو قوم پر ترجیح دینا شروع کر دے تو اس کے نتیجے میں قوم ٹوٹ جاتی ہے, اس کے مفادات ہو سکتا ہے اس کو مل جائیں. لیکن اگر وہ اپنی قوم کو اہمیت دے تو پھر قوم کے لیے وہ شب و روز ایک کرے گا, اپنے مفادات کو قربان کرے گا, قوم کو بچائے گا. جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا انہوں نے کیا کیا تھا؟ اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں وہ واقعی بڑی تابناک ہسٹری ہے. انہوں نے اپنے گھر بار دیے, بیوی بچے دیے, نوجوانوں کی لاشیں اٹھائیں, اپنا خاندان برباد کیا تاکہ ایک اسلامی اور آزاد ریاست تک رسائی ممکن ہو سکے. وہ ان کا قومی خواب تھا, ملی خواب تھا. جی ترجیح جو ہے وہ اپنی کے مقابلے میں اگر آج آپ دیکھیں جو ہے وہ ہونی چاہیے. آج اگر اس کے مقابلے میں ذرا ایک اجازت دیجئے گا آپ. جی امین شہیدی صاحب, اب میں ذرا تھوڑا سا کیونکہ ابوالخبیر آزاد صاحب کو بھی جو ہے وہ شامل بحث کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہماری سیاست کا, مولانا صاحب ذرا رہنمائی فرمائی گئی, ہماری سیاست کا خاصا بنتا جا رہا ہے, پولرائزیشن ہے, پھر ہم سخت زبان کا بھی استعمال کرتے ہیں, پر غلط بیانیوں سے بھی ہماری سیاست جو ہے وہ بھری پڑی ہے, فیک نیوز بھی جس کو ہم کہتے ہیں اس سے بھی گریز نہیں. ہر داؤ حربہ ایسا لگتا ہے کہ سیاست میں اب جو ہے وہ اس کی اجازت ہے اور اس کا جو استعمال ہے اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. تو آپ کو اس کی وجوہات آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ اور دوسرا آپ کے خیال میں اس سے ہم نکل کس طرح سے سکتے ہیں, کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایکسپریس ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے تمام مسالک کے نمائندہ علماء کو یہاں بلا کر قوم کے سامنے وحدت اور اتحاد کی بات کو رکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے, اور جتنا بھی ہم شکر ادا کریں, یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان میں ہمیں یہ نعمت 27ویں لیلۃ القدر کی رات میں عطا کی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پاکستان جس لیے بنایا گیا تھا اور ہمارے بڑوں نے اور لاکھوں انسانوں نے جو قربانیاں دی, اور پھر حضرت قائد اعظم بانی پاکستان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر اس وطن عزیز کو بنانے میں ایک کردار ادا کیا. آج میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے ایک عظیم کردار پاکستان کو بچانے میں اپنا ادا کریں, اور وہ صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ پوری قوم کو من حیث القوم ادا کرنا ہے, اور وہ ہر پارٹی کو ادا کرنا ہے, ہر انسان کو ادا کرنا ہے. تو اس لیے
आज ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम जो है एक अच्छे किरदार को पेश करें। कुरान करीम का हुक्म है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत बटो। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि हम जो है इस पाकिस्तान को बिगाड़ की तरफ लेके जाएं। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि इसके अंदर इंतशार की फजा हो। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि यहाँ पर अपनी अपनी जो बोलियां हैं या अपनी अपनी चीजें हैं उसको वो किया जाए। पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहाँ जितने भी लोग रहने वाले होंगे उनको उनके हकूक दिए जाएंगे, उनको उनकी आज़ादी जो है उनको जो है वो दी जाएगी। मगर आज अगर हम देखें तो ये हर तरफ हमें नजर आएगा कि हम किस तरफ और किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इस वक्त हर एक को, क्योंकि देखिए वतन से वो कहते हैं ना मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करती है, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करती है। तो हमें ये चाहिए कि हम हुब्बुल वतनी को सामने रखते हुए कौमी यकजहती को पैदा करें, मुल्क में इस्तेहकाम आए, मुल्क तरक्की की तरफ गामजान हो। आज मेरी कौम पूरी, जैसे उलमा अभी बात कर रहे थे, कितनी परेशान है और कितने मसाइल हैं जो इस वक्त और जितने चैलेंजेस हैं इस मुल्क के पाकिस्तान को जिससे हम आज गुजर रहे हैं। तो ये कैसे खत्म हो सकते हैं? ये उस वक्त खत्म होंगे जिस वक्त हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर लेंगे। ये उस वक्त खत्म होंगे जब हम एक दूसरे के भाई बन जाएंगे। ये उस वक्त खत्म होंगे जब हम नबी अकरम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नबविया पर अमल करेंगे। फिर जो है ना ये तमाम के तमाम जो चीजें हैं हमने अपनी असलियत को छोड़ दिया तो ज़ाहिर बात है हर एक अपनी अपनी बोलियां अपनी अपनी चीजें वो बोलेगा और वो बोल रहा है। मगर मैं ये हर चीज, मेरा काम सियासत का सब्जेक्ट नहीं है, मेरा काम जो है वहादत का है, मेरा काम जो है लोगों को मिलाने का। और आपके इस प्रोग्राम का उन्वान भी मजहबी रवादारी। हमने पैगाम पाकिस्तान एक बयानिया दिया है पाकिस्तान को, अमीन शहीदी साहब के भी सहन है, मेरे भी सहन है, 10,000 उलमा के सहन है। और उस पर हम सब ने एक फैसला कर एक पैगाम पाकिस्तान की सूरत के अंदर हमने एक बयानिया दिया और हमने ये कहा कि हम किसी किस्म की फरकवारियत को, दहशत गर्दी को, इंतहा पसंदी को इस मुल्क में नहीं चलने देंगे और ये हराम है। तो जब हम मजहबी लोग और मजहबी उलमा इकट्ठे होकर ये बात कर रहे हैं तो जाहिर ये लोग क्यों नहीं मिल सकते? भैया आप भी एक टेबल पर बैठ जाओ, आप भी बात करो, आप भी एक मिलकर इस मुल्क के पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ो। झूठ बोलने से या जैसे आपने कहा कोई इस तरह की गुफ्तगू करने से बात नहीं बनेगी। बात ये बनेगी कि हम अपने कोलो फेल जो है उसको सामने रखते हुए अच्छी बात को जो है ना बिल्कुल वो करें। ये जो आजकल हम बैठे हुए हैं ये तकसीम खत्म होनी चाहिए और इस्लाम इससे हमें मना करता है। अनुलाक बगदादी साहब, ये जो सियासी तकसीम है, नजरियाती तकसीम है, इस बारे में क्योंकि मैं आपसे जो पूछना ये चाह रहा था कि हम तो इतना बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ से ज्यादा अफराद हैं, तो ये तो हर बड़े मुआशरे का एक खासा होती है। तमाम लोग एक ही तरह नहीं सोच सकते, एक ही नजरिए के साथ जो है वो नहीं चल सकते, ये हमेशा होगा। लेकिन ये जो इस वक्त हम तकसीम देख रहे हैं, सियासी तकसीम देख रहे हैं, क्या ये मामूल की बात है, ऐसा होता है, या फिर आपको ये गैर मामूली नजर आती है? जी रहमान अज़हर साहब ना, बुनियादी तौर पर तो आपको पता है हर जगह पे जैसा आपने कह दिया इख्तलाफ राय, अपने नज़रियात के अंदर इख्तलाफ, अपनी ख्वाहिशात में इख्तलाफ, मफादात के अंदर इख्तलाफ, ये तो होता है। हर घर के अंदर भी आपको पता है बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो उनके दरमियान में भी ऐसी इख्तलाफी सूरतें मौजूद होती हैं। लेकिन उस घर को उन इख्तलाफात को ख़त्म करके यकजा करना या उनको मिनिमाइज़ करके जो उस पूरे घर को यकजा करना, वो उस घर के ऑनर का काम होता है जो वहाँ का बड़ा है। तो फिर वो क्या होता है कि एक इकाई में सब हो जाते हैं, अपने मफादात को वो भूल जाते हैं और फिर वो उस घर के ओवरऑल जो मफादात होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही है सोसाइटी के अंदर भी हर बंदे की अपनी ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन मुल्क और कौम तब बनती है कि जब वो अपने मफादात, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें
और वो जो इज्तिमाई मफादात और मुश्तरका मफादात हैं वो उनके ऊपर सारे आ जाएं तो फिर वो कौमें बनती हैं। अच्छा, ये बनाता कौन है? ये भी ऐसे ही है कि जैसे आप एक घर है, घर के अंदर एक वालिद का काम है या वालदा का काम है कि उन्होंने पूरे घर को जोड़ के रखना है, ऐसे ही किसी मुल्क के अंदर अगर तमाम सियासी ग्रोह या मजहबी ग्रोह अगर उनको यकजा करना है और जोड़ कर रखना है तो ये काम सर अंजाम देती हैं वहाँ की हुकूमतें, वहाँ का निज़ाम, वहाँ की अदलिया, वहाँ की इंतज़ामिया। लेकिन बदबख्ती ये है कि बाकी ममालिक के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं और नेचुरल हैं, लेकिन वो एक लिमिट के अंदर पाई जाती हैं। मैक्सिमम लोग वहाँ मुल्की मफादात का ख्याल रखते हुए अपने मफादात को कुर्बान कर देते हैं। अपने सियासी चपकलश जो होती है, जब वो देखें कि मुल्की मफादात के अगेंस्ट आ रही है तो वहाँ वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये बदबख्ती तो सिर्फ हमारे हिस्से में आई हुई है, या चंद ऐसे पिछड़े हुए मुल्क जिनके अंदर अपनी राय और अपनी सोच नहीं होती, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि जिनको भूख ज्यादा लगती है वो दिमाग के बजाय सोचना पेट से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि पेट बड़ा हो जाता है। इसलिए हमारे मुल्क के अंदर अब मुल्की सलामती, अवामी सलामती और अवामी हुकूक का कोई नहीं सोच रहा। हर एक सियासी ग्रोह अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ रहा है। मुझे अभी एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के इसी सिलसिले को जारी रखें। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही थी ये जो तकसीम है इस वक्त मामलात के अंदर, मजहबी मुनाफरत, इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, चाहे वो सियासी हो या मजहबी हो। इन्हीं मामलात और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इसमें थोड़ी ज़रा रहनुमाई कीजिएगा कि ये लिमिट की आपने जो बात की, ये लिमिट, इसके रहनुमा असूल क्या हैं कि कहाँ पर सियासत है और कहाँ पर सियासत ख़त्म हो जाती है और फिर जो अवामी फलाह है या माशरे की फलाह है या रियासत की फलाह है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि मेरा ख्याल है इन तमाम चीज़ों की जो हद है, मैं आम सादा लफ्जों में हद आपसे मालूम करना चाहता हूं कि कब ये हद जो है वो खत्म हो जाती है कि अब इस वक्त जो है वो सियासत के सोचने का वक्त नहीं है, अब इस वक्त जो है वो रियासत के बारे में सोचने का वक्त है। जी देखें, रियासत को बचाना और उसकी हिफाजत ये वाजिबात के जुमरे में आती है, और बिलखुसूस जब हम जिस सिनारियो में हैं ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान, तो क्योंकि ये तो हासिल ही बेसिकली दीन और कलमा के नाम से हुआ, तो यहाँ पर तो ये ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। आम हालात में जो दीगर रियासतें में उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़रूरत हमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके लिए जो आपने फरमाया कि वो कौन सी हद है, तो असल तो यही है कि देखें दीन इस्लाम हमें जब हम नाम लेते हैं ना दीन का और रिलेट करते हैं रियासत पाकिस्तान को उसके साथ, तो वहाँ पर फिर हमें दीन के रूल्स को देखना पड़ता है कि वो हमें क्या सिखाता है। आप अलैहिस्सलाम ने भी एक रियासत कायम की, वहाँ पर हर फर्द और हर शख्स उस रियासत के लिए काम कर रहा था। अब अगर हम फौरी तौर पर पाकिस्तान में आ जाएं तो यहां पर हर फर्द, हर ग्रोह, हर सियासी जमात रियासत के बजाय अपने मफादात के लिए काम कर रही है, तो जाहिर बात है हद से हम बाहर निकल गए। ठीक, दूसरी साइड पे आप आ जाएं तो जिस तरह मैंने अर्ज कर दिया कि ये वाजिबात, तो ईसार का जज्बा आता है। ईसार तो आम हालात में भी ये है कि आपके पास जो कुछ मौजूद है, अगर आप दूसरे को देखते हैं जो आपकी मिल्कियत है, देखते हैं कि एक आदमी मजबूर है, एक सफेद पोश है, उसको मदद की जरूरत है, तो ईसार कुर्बानी के तकाजे के तहत आप वो माल उसमें शेयरिंग करवाते हैं दूसरे फर्द की। बहुत सारी चीजों के ऊपर आप अपने आप को छोड़ देते हैं, लेकिन इधर आ जाएं तो यहाँ पर वो ईसार नाम जो पॉइंट है। जी जी जी, मगर अमीन शहीदी साहब, ये हद वाली वजाहत थोड़ी आप भी अगर कर सकें कि कहां पर मेरे लिए ये फैसला करने का अब ये मेरा अपना मफाद जो है वो खत्म हो गया, अब इसके बाद अगर मैंने सोचना है तो फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ रियासत का और अपने माशरे का जो है वो सोचना है। देखिए, एक दफा एक मफाद ऐसा है जो पूरी कौम से मुतल्लिक है, एक दफा आपकी जात से, आपके घर से या आपके महल्ले से या आपके इदारे से है। आपका इदारा तब इदारा है जब कौम मौजूद हो, मुल्क मौजूद हो। आपकी फैमिली तब मौजूद है जब आपका मुल्क मौजूद हो। अगर मुल्क ही खत्म हो जाए तो फिर आपकी फैमिली की हैसियत, आपके इदारे की हैसियत, आपके कारोबार और आपके महल्ले की हैसियत खत्म हो जाती है। तो इसलिए छोटे और बड़े मफादात में मफादात तकसीम होते हैं। जब आपका मफाद मुल्की और रियासती जोग्राफियाई हुदूद पर मुहित हो
تو پھر اس کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے مفادات کو قربان کر دیتے ہیں. اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی دن پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو صرف فوج اور صرف ہماری فورسز تو نہیں لڑتی, پھر پوری عوام لڑتی ہے. عوام کیوں لڑتی ہے؟ جبکہ فوج تو تنخواہ لیتی ہے, عوام تو تنخواہ نہیں لیتی. لیکن عوام یہ دیکھتی ہے کہ بھئی اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں, چونکہ اس ملک کا تعلق ہر فرد سے ہے. جب ہر فرد سے ہے تو پھر وہاں پر اپنا مفاد عوام قربان کرتی ہے. ایک عام انڈیویجول بندہ اپنے مفاد قربان کرتا ہے, وہاں پر اپنی جان دیتا ہے, اپنا مال دیتا ہے, اپنا گھر دیتا ہے تاکہ ملک بچا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے چھوٹے مفاد اور اس بڑے قومی اور ملی مفاد میں ٹکراؤ پیدا ہو, کسی ایک کو بچانا ہو, تو وہاں پر عقل بھی یہ کہتی ہے اور انسانیت بھی یہ کہتی ہے کہ خود کو قربان کرو, اپنے ملک کو, اس عوامی مفاد کو بچاؤ. لیکن اس وقت جو ہمارے ہاں بیماری ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے ادارے کو بچانا ہے, اپنے بینک کو بچانا ہے, اپنا بیلنس بچانا ہے, اپنا جمع ہوا پیسہ, کیا ہوا پیسہ بچانا ہے, چاہے اس کے لیے ملک جائے بھاڑ میں اور ملک چاہے تباہی اور بربادی کا شکار ہو. اس وقت جو آپ کو پولرائزیشن نظر آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی ذات پر ملک کو ترجیح دینے کی بجائے ملک کو ٹھوکر پر رکھا اپنی ذات کے لیے. اس لیے جو بھی یہاں پر تھوڑا بہت بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنا حصہ نکالتا ہے اور آرام سے امریکہ جا کے زندگی بسر کرتا ہے, جیسے اس کا اس ملک سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اور یہ ملک ان کے لیے چھوڑ دیتا ہے جو بیچارے پابرہنہ ہیں, جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, جن کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے, اور جو ہمیشہ مجبور ہے اور کہیں نہیں جا سکتے. یہ ہے ہمارا المیہ. بالکل صحیح. لیکن اب یہ عین الحق بغدادی صاحب, اس میں ایک اور چیز میں رہنمائی فرمائے گا. اب یہ تقسیم ہم, اب میرا خیال ہے آپ تینوں کی میں نے جو گفتگو سنی ہے وہ یہ کہ ریاست کے بڑوں کا بڑا اس میں اہم کردار ہوتا ہے. تو یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے, تقسیم کی کیفیت ہے, اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست کے جو بڑے ہیں یا ادارے ہمارے ہیں ان کے درمیان بھی آپس میں جو ہے وہ تناؤ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. وہ کیا رہنما اصول کیا ہونے چاہیے ان حکومتوں کے لیے کہ اس تقسیم کو بڑھانے کی بجائے, اس تناؤ کو بڑھانے کی بجائے اس تناؤ کو کم کیا جائے اور عام لوگوں کی فلاح کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جائے؟ جی رحمان اظہر صاحب نا, بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے اس بات کا, آپ اگر ہمیں مثال ان ممالک سے ملتی ہے جہاں پر اس سے پہلے اس طرح کے مسائل آئے, سب سے بڑا ایشو ہمیشہ سے جو رہا ہے, آج تک رہا ہے اور ازل سے یہ چلتا بھی رہے گا, وہ ہے بیرونی مداخلت. ہمارے لوگ جب اپنے ذہن سے, اپنی سوچ سے نہیں چلتے اور بیرونی سوچ کو اپنے اوپر غالب کرتے ہیں اور ان کے مفادات کے تحت چلتے ہیں, تو اس وقت ہم اپنی ریاست کو بھول چکے ہوتے ہیں. ہم پھر کسی اور کی ریاست کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں کیونکہ ظاہری بات ہے سر عراق میں رہا ہوں, 6.5 سال میری وہاں زندگی گزری ہے, بڑا عروج کے دور پہ دیکھا. سیریا میں میرا کنٹینیوسلی آنا جانا رہا, اور یہ دونوں وہ ممالک ہیں جو اس وقت تباہ و برباد ہو چکے ہیں. وہاں پر اس عرصے میں فزیکلی جو ہم نے انٹرنل جو ان کے معاملات تھے ان کو دیکھا, تو وہاں پر بھی بیرونی مداخلت نے ہی یہ رول ادا کیا. پاکستان میں بھی آج یہی چیز چل رہی ہے. تو سب سے پہلا رہنما اصول تو یہی ہے کہ ہمارے اداروں کو کم از کم اکٹھے بیٹھ کر نیوٹرل ہو کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے مفاد اور اس عوام کے مفاد کے لیے چلیں گے, یا ہم اپنے چند ایک ان ذاتی مفادات کی خاطر اس ملک کو, ریاست کو داؤ پر لگائیں گے. آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارا یہ سلوگن رہا ہے, ہم نے ہمیشہ سے یہ سلوگن دیا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ ریاست نہیں, سیاست نہیں, ریاست بچاؤ. تو ہم تو ہمیشہ سے حامی ہیں کہ ریاست کو بچایا جائے. ریاست کیا ہے؟ ریاست کوئی فرد کا نام نہیں ہے, ریاست کسی ایک ادارے کا نام نہیں ہے. ریاست یہ پلرز ہیں, یہ ادارے, اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ, انتظامیہ, عوام, یہ ہماری سرزمین, اس کی سرحدیں, ہماری نظریاتی سرحدیں, یہ ساری ہمارے اس کے پلرز ہیں. جب یہ سارے مضبوط اور سٹرونگ نہیں ہوں گے اس وقت تک ریاست مضبوط نہیں ہو سکتی. تو یہ انتہائی واقعی بدبختی والی بات ہے. اس میں یہی ہے کہ اس میں انوالومنٹ ہونی چاہیے, ان کو نیوٹرل ہو کر سوچنا چاہیے, کیونکہ ہم جب ذاتیات پہ, ادارے ذاتیات پہ آ گئے ہیں, پہلے فرد ذاتیات پہ آتا تھا, اب ادارے ذاتیات پر ہیں کہ یہ میری یہاں پر عزت کا معاملہ ہے. کوئی عدلیہ کہتی ہے یہ میری عزت کا معاملہ ہے, پارلیمنٹ کہتی ہے یہ میری عزت کا معاملہ ہے, اور تینوں اپنی اپنی عزت کا معاملہ بنا کر ریاست کی عزت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اچھا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور اہم معاملات پر جو ہے وہ مہمانوں کے ساتھ بات ہوگی.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मेहमान मेरे साथ मौजूद है और बात हो रही थी कि हमारे सामने रहनुमा असूल मजहब की तरफ से क्या है, इन मामलात पर हमारे मजहब की तरफ से क्या रहनुमाई है, ये जो तकसीम है, मुआशी मसाइल है, गुफ्तगू के उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक और मामला जिसमें आप लोगों से बात करना चाहता हूँ और रहनुमाई लेना चाहता हूँ, वो है इस वक्त जो मुआशी मसाइल हैं और महंगाई है। मैं अमीन शहीदी साहब, अब रियासत जो किरदार अदा करती है, ज़ाहिरी बात है अब उसमें कमी बेशी हो जाती है, हमारे हालात भी जो है वो ऐसे हैं, इज्तिमाई हालात भी हमारे कुछ अच्छे नहीं हैं और उनका असर हमारे इनफरादी जो मुआशी हालात हैं उन पर भी पड़ रहा है और अब ये बड़ी मायूसी भी फैलती है। इस माहौल में, ऐसे वक्त में एक आम आदमी के सामने जो है वो क्या बातें होनी चाहिए इस मायूसी से बचने के लिए और फिर इस चीज़ से बचने के लिए कि हम बिल्कुल ही एक और रास्ते के ऊपर, जहाँ पर जो है वो तबाही है और जहाँ पर हम अपने माशरे का भी सोचना बंद कर दें, हम अपने मुल्क का भी सोचना बंद कर दें और सिर्फ अपने बारे में जो है वो सोचना शुरू कर दें, क्योंकि ये जब मौके आते हैं तो फिर पूरा सब लोग उस रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये इससे कैसे बचा जाए? देखिए, अगर किसी भूखे से आप पूछें ना कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो फौरन कहेगा 4 रोटियां। उसको 4 की समझ नहीं आती, उसको रोटी की समझ आती है, इसलिए कि वो भूखा है। आप अपने माशरे में जरा घूम फिर कर देखें, 2 तबके वजूद में आ चुके हैं। एक वो तबका जिसने अपना खून देना है और मरना है, दूसरा वो तबका जिसने वो खून पीना है और खुद भी जिंदा रहना है और अपने बच्चों को भी जिंदा रखना है। यानी एक खूनखार तबका और दूसरा कुर्बानी देने वाला तबका। दरमियान में कोई और तबका इस वक्त मौजूद नजर नहीं आता। इस वक्त ये सूरत हाल है। आप मुझे ये बताएं, एक 18 या 15 हजार रुपए लेकर चौकीदारी करने वाला बंदा किस तरह से घर से आए, घर वापस जाए, घर का किराया दे, बिजली का पैसा दे, बिजली का बिल दे और फिर अपने पेट में भी कुछ डाले और अपने बच्चे को भी किसी तरह से पाले, कैसे हो सकता है? जब इस सूरत हाल को आप देखेंगे तो क्या आप उस बंदे को नसीहतें करके, कुरान की आयतें सुनाकर, हदीसें सुनाकर, अखलाकी बातें सुनाकर उसको ये कह सकते हैं कि भाई तुम सब्र करो? अब ऐसी सूरत हाल में दूसरी तरफ आप देखें, एक ऐसा तबका मौजूद है और नजर आ रहा है जो एक लुकमा खाता है और बाकी सारा गटर में फेंक देता है। ऐसा तबका जो एक टाइम के खाने पर लाखों रुपए खर्च करता है। एक ऐसा तबका वजूद में आ चुका है जो 50 बंदों को अपनी दौलत, अमारत और अपनी हैसियत दिखाने के लिए कम से कम 25-30 लाख का खर्चा करके 2 घंटे उनके साथ एंजॉयमेंट की महफिल सजाता है और उसके बाद बाकी जो खाना बचता है वो ले जाके किसी नाले में फेंक देता है, लेकिन उसको गरीब का ख्याल नहीं आता। अच्छा, अब अगर ये पूछे भी इसके पास ये पैसा कहां से आया, तो पता चलेगा इसने मुल्क को लूटा है, इसने रिश्वत ली है, इसने करप्शन किया है, इसने फलान अपनी सीट से इस्तेफादा किया है, फलान फंड से इस्तेफादा किया है। यानी वो कौम उसके बाप का नहीं, वो पैसा उसके बाप का नहीं है, उसके बड़ों का दिया हुआ विरासत का पैसा नहीं है, बल्कि इसी कौम के खून को चूस कर उसने अपनी ये दौलत बनाई है। अब एक ऐसे 2 तबकात पर मुश्तमिल मुआशरे के अंदर अगर आप उन गरीब और पिसे हुए लोगों से ये कहेंगे तुम रोजा भी रखो, तुम भूखे भी रहो, तुम कुर्बानियां भी दो और उसके बाद फिर लब भी न खोलो, तो मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है ना। इसलिए उस तबकाती निजाम को खत्म करने की जरूरत है। जब तक तबकाती निजाम खत्म नहीं होगा, जब तक हम इस मुल्क के अंदर दौलत और इस मुल्क के मौजूद वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की तरफ नहीं उठेंगे। आप ये देखें, जितनी महंगाई हुई है इस वक्त, उस महंगाई का बराह रास्त असर किस पर पड़ा है? एक आम शहरी पर। लेकिन जो लोग बरसरे इख्तिदार हैं, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो गैर सियासी हो, चाहे वो किसी भी इदारे में हो, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? उनके मुराआत में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? उनके दबदबे में, उनके तंतने में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? उनके प्रोटोकॉल्स में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? अभी भी जितने फंड्स दिए जा रहे हैं उन फंड्स में आप ये देखें, स्विमिंग पूल बनाना है, इस तरह की सहूलतें फलां इदारे को देनी है, इस तरह की सहूलतें फलां लोगों को देनी है। आप मुझे ये बताएं, जब आप कौमी दौलत
قوم پر خرچ کرنے کی بجائے ایک طبقے پر خرچ کر کے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، تو اس کے نتیجے میں وہ ملک بہت تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جائے گا، اس کا بچنا پھر ممکن نہیں ہوگا، اب جبکہ حالات ذمہ داری بھی انہی طبقات پر ہوگی۔ حالات ایسے ہیں تو اس میں عید کا موقع ہو، کوئی سیلیبریشن ہو، تو میرا خیال ہے اس کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اس جو ہے وہ دکھاوے کے زمرے میں، شو آف کے زمرے میں اور اسراف کے زمرے میں جو ہے وہ یہ مواقع نہ آئیں، کیونکہ عام طور پر ہم نے دیکھا ایسے مواقع پر جو لوگ ہیں وہ پھر اس طرح سے بھی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہے کہ عید کا موقع ہے، اس عید کے موقع پہ کم از کم جن کے پاس 2 نوالے ہیں وہ اپنا 1 نوالا اپنے ہمسائے کو دے دے، جس کے پاس 2 کپڑے ہیں وہ 1 کپڑا کم از کم اپنے ہمسائے کو دے دے، اس غریب کو جس کے پاس کپڑا نہیں ہے۔ کم از کم اگر کسی کے پاس 2 دن کا کھانا ہے تو 1 دن کا کھانا اپنے اس ہمسائے کو دے جس کے پاس 1 ٹائم کا کھانا اس وقت نہیں ہے۔ اس میں معاشرے کی صورتحال ایسے ہی ہے جیسے کسی آتش فشاں کے اوپر آپ کھڑے ہوں، پھٹنے کو تیار۔ اب ایسی فضا میں ظاہر ہے یہ کام بھی وہی لوگ کریں گے جن کے اندر حب الوطنی ہے، جن کے اندر انسان دوستی ہے، جن کے اندر اپنی قوم، اپنے ملک اور باقی انسانوں کے لیے درد ہے، وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو بے درد اور درد سے ناآشنا دولت مند اور مقتدر حلقے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی، ان کے اندر یہ تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک یہ غریب اپنے حق کے لیے اٹھتے نہیں ہیں اور ان کو نیچے اتارتے نہیں ہیں۔ گفتگو ابھی ہماری جاری ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، یہ اس میں رہنمائی فرمائیے گا، ان حالات میں عید بھی آ رہی ہے، رمضان گزرا ہے، رمضان میں لوگ اس بڑی خوشائن بات ہے، صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس مہینے کچھ ریلیف بھی جو ہے وہ لوگوں کو اس حوالے سے عام لوگوں کو مل جاتا ہے، لیکن یہ معاشی مسائل تو ظاہری بات ہے عید کے بعد بھی چلیں گے۔ عید پہ بھی اور پھر اس کے بعد ایک فرد کی ترجیح جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے دوسرے لوگوں کی مدد کے حوالے سے جن کے پاس وسائل ہیں، اور پھر دوسرا ریاست کیا کر سکتی ہے ان کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے ایسے حالات میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی کہ مایوسی جو ہے نا، پہلی بات جو ہے یہ تو گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ساری دنیا سے ہو مگر میری رحمت سے نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یقیناً ہمارے مسائل ہیں، یقیناً ہماری آج کل کے حالات میں جو کچھ چل رہا ہے، آج ان لوگوں کو جن کو اللہ نے حیثیت عطا کی ہے، وہ لوگ جو اس معاشرے کے اندر الحمدللہ اپنا ایک مقام حیثیت رکھتے ہیں اور مالدار طبقہ ہے، اور اللہ نے بڑا جذبہ پاکستان کے لوگوں کو دیا، چاہے وہ باہر بیٹھے ہیں چاہے وہ اندر بیٹھے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی سیلاب آیا، کبھی کوئی ارتھ آیا، ابھی ایک ترکی میں زلزلہ آیا تو ایک ہی جو شخص تھا اس نے $3 ملین جا کر ترکی ایمبیسی میں دے کے کہا میرا آپ نے نام نہیں لینا اور یہ میری طرف سے زلزلے کے لیے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پر کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے، امیروں کی کیا خوشی ہوتی ہے، اصل خوشی تو غریبوں کے لیے ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ خوشی کا جو دن آئے تو اس کو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لیں، اور بانٹیں کس طرح کہ ہم اس کی مدد کریں، اس کا ایک تعاون کریں، تاکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ملک کتنے مسئلے سے یہ جو سیلاب والا تھا اس سے گزرا۔ ابھی میں راجن پور، رجان، جیکوبا، ٹھل، ہم نے یہاں پر علاقوں میں رمضان فوڈ پیکج کے حوالے سے کام کیا، ابھی سواد اور ان علاقوں میں بھی کر، اور اس طرح بہت سی تنظیمیں کام کر رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور حالات اگر آپ ان کے قریب جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم سب کو بڑھ چڑھ کر دینا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر یہ فطرانہ کیوں رکھا گیا، یہ چیزیں کیوں رکھی گئی، یہ اسی لیے تھی
कि जिनके चूल्हे नहीं जल रहे उनको चलाने का जरिया हम बन जाएं। तो हम ये समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाहिए कि लोगों की ईदों की जो खुशी है, ईद की खुशी है, उस पे वो शामिल हों और उन लोगों की मदद करें जो लोग उस दिन अपने घर का चूल्हा नहीं जला सकते। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम जब लोगों की जरिया बन जाएंगे तो अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें हम पर जो हैं वो उसका जो है वो नज़ूल होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आए मिलकर, पाकिस्तानी कौम जज्बे वाली है। अच्छा। और हुकूमत भी अपने इक़दाम कर रही है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आटा जो है उसको तकसीम किया जा रहा है, एक अच्छा अमल है। अब हर चीज को देखना चाहिए और कोई अच्छी बात हो तो जरूर उसको सामने लाना चाहिए। और इसी तरह हमारे जो मुखय्यर हजरात जो लोग काम कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी चीज है। मगर ईद की इस खुशी की के दिन और उससे पहले हमें चाहिए कि हम लोगों के साथ इन चीजों को बांटे ताकि वो भी हमारे साथ इस खुशी को मना सकें और हमारे साथ मिलकर अहम बात है। और इन पर बात मामलात पर, चाहे वो तकसीम हो, रवादारी का मामला हो या फिर हमारे ये मसाइल हों, क्योंकि ज़ाहिर बात है रमज़ान और ईद तो है लेकिन इसके साथ ये ख़त्म नहीं हो जाते, ये मामलात मसाइल इसके बाद भी चलते रहेंगे। मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी रहनुमाई के लिए जो आज उन्होंने हमारी की। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।